नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक एसेट क्लासिफिकेशन, यानी कि संपत्तियों का विवरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन आपके बैलेंस शीट मैनेजमेंट का टॉपिक है और बैलेंस शीट मैनेजमेंट यानी कि मॉड्यूल डी की हम बात कर रहे हैं। मॉड्यूल डी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जून 2025 में पूछे गए हैं या फिर इसके पहले के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। डेली 8:30 बजे यूट्यूब पर JIB CIB वाला पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाती है, तो फटाफट जाकर के वहाँ पर देख लिया करिए। और कहीं पर कोई भी अगर डाउट आपको कहीं पर आता है डिस्कशन में तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एसेट क्लासिफिकेशन? एसेट क्लासिफिकेशन की क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अगेन यहाँ पर समझिएगा बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। अगस्त 1991 में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था किसने? एम नरसिम्हन ने। किसने हेड किया था? एम नरसिम्हन ने, ठीक है, जो कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। एम नरसिम्हन के बारे में याद रखिएगा, एम नरसिम्हन वही व्यक्ति थे जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इन्होंने ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। देन one of the important recommendation of the Narasimhan committee was that balance sheet of the bank should be transparent। जो बैंकों की बैलेंस शीट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके बिहाफ पर कंप्लाई होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। दैट्स वाई NPA और इनकी प्रोविजनिंग का काम भी यहाँ पर किया गया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एसेट क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो कमेटी ने रिकमेंड किया था यहाँ पर कि बैंक जितने भी हैं शुड अडॉप्ट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सारे यूनिफॉर्म का मतलब है सारे बैंक एक जैसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे इन रिगार्ड टू इनकम रिकॉग्निशन, यानी कि आय की जो वसूली होती है, इनकम रिकॉग्निशन, एंड बैड डेट्स प्रोविजन। बैड डेट्स यानी कि वो पैसा जो वापस नहीं मिला, शुद्ध ऋण हिंदी में बोलते हैं बेसिकली। देन इन पर्टिकुलर इनकम रिकॉग्निशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो NPA है, NPA का मतलब ऐसी एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, यानी कि ऐसे लोन्स जिन पर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उन पर इनकम रिकॉग्निशन के क्या रूल्स हैं। यानी कि इनकम रिकॉग्निशन जब वसूल होगी तब आप रखोगे ना। तो इनकम रिकॉग्निशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुड नॉट बी ऑन एक्रूअल बेसिस बट ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पर, नॉट बी ऑन एक्रूअल बेसिस बट ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकवरी के बिहाफ पर आप मेंशन करोगे, ठीक है, ड्यू डेट के बिहाफ पर मेंशन नहीं करोगे, वरना हम ड्यू डेट पर मान लेते हैं कि चीजें क्या हो गई हैं, ओके हो गई हैं। ये बात बताई गई थी। कमेटी ने एक और सजेशन दिया था दैट प्रोविजनिंग, जो ये, ठीक है, एसेट क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर प्रोविजनिंग की जाती है, यानी कि कुछ कैपिटल अपने पास रखी जाती है, शुड डिपेंड अपॉन अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। यानी कि एसेट्स का पहले क्लासिफिकेशन करो, फिर उसके बिहाफ पर रिस्क कैपिटल अपने पास रखो, विच इन टर्न शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। समझिएगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब सारे रूल्स तो यहां पर मैं क्लियर ही कर दूंगा, लेकिन अपने दिमाग में मोटा मोटा ये रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग यानी कि एसेट्स। बैंकों के लिए बैलेंस शीट में दो ही चीजें हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स की जब बात बैंक के लिए करते हैं तो यानी कि उनके द्वारा बांटे गए लोन्स और एडवांसेस या उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स। पैसा कहां से बैंक के पास आता है? डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करते हैं वहां से पैसा आता है। तो बैंकों के पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं वो सब उसके लिए क्या है? लायबिलिटीज होती हैं यहां पर, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ फंड कहलाता है। तो याद रखिएगा यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स का मतलब लोन्स या इन्वेस्टमेंट, तो जो परफॉर्म ना कर रहे हो, व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, यानी कि बैंक के पास वो एसेट्स जिस पर से अब कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, सीजेस टू जनरेट इनकम, इनकम जनरेट नहीं कर रही है। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन अ लोन और एन एडवांस वेयर, ये कोई लोन या एडवांस है जहां पर इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू, यानी कि ओवर ड्यू, ड्यू डेट से ओवर हो चुका है। ड्यू डेट होती है ना हर एक लोन या एडवांसेस की चुकाने की, ड्यू डेट से ओवर हो चुका है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। अगर कोई टर्म लोन है, अवधि का,
जैसे 10 साल के लिए लोन दिया गया है, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो 90 दिन बीत चुके हैं, 90 दिन ओवरड्यू हो चुका है। 1 दिन ओवरड्यू होगा तो एनपीए नहीं कहेंगे, 10 दिन ओवरड्यू होगा तो एनपीए नहीं कहेंगे, 90 दिन बीत चुका हो तब हम ओवरड्यू मानते हैं। ठीक है, चाहे इंटरेस्ट ना मिला हो या फिर जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में दोनों चीजें होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। अभी आउट ऑफ ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, कब किसी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए, टर्म लोन में तो 90 डेज मान लेते हैं, लेकिन कैश क्रेडिट जो होता है, कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट, इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम आउट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये कब आउट ऑफ ऑर्डर होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसे अकाउंट्स को आउट ऑफ ऑर्डर घोषित कर दिया गया है तो वो एनपीए में क्लासिफाई हो जाएंगे। ठीक है, देन द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। अब याद रखिएगा, ये टर्म लोन नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग एक सर्विसेज जो बैंक के द्वारा दी जाती है। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है ऐसे बिल्स जिनका पेमेंट इन फ्यूचर मिलना हो, वो जिसने दिए हैं उसको पहले पेमेंट करके उन बिल का ड्यू डेट तक इंतजार करना। अगर ऐसे केसेस बैंक के पास हैं तो वहां पर भी 90 दिन ही टाइम माना जाता है, उसके बाद ही हम उसको एनपीए में क्लासिफाई करेंगे। द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अब याद रखिएगा, अगर कृषि के लिए ऋण दिया गया है तो 2 प्रकार से ट्रीट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स वो होती हैं जो 6 महीने में, ठीक है, बोना काटना सब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स वो होती हैं जिनमें पूरा 1 साल का समय लगता है। तो अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है तो 2 क्रॉप सीजन, क्योंकि किसान 3 महीने या 6 महीने देख करके पैसा नहीं चुकाएगा, किसान को प्रॉपर एक सीजन चाहिए होता है। तो 2 सीजन का टाइम दिया जाता है उसको। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है मतलब 1 साल मान लीजिएगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन। 1 क्रॉप सीजन वही 8, 9, 10 महीने या 1 साल जो भी लगेगा, तो वो टाइम दिया जाता है, यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, एनपीए में क्लासिफाई करते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। अगर कोई लिक्विडिटी फैसिलिटी भी दी गई है, ठीक है, यानी कि आप पैसा ले सकते हो फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन है अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन डेटेड फरवरी 1, 2006, 1 फरवरी 2006 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटाइजेशन किया गया है, उसमें भी कोई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है जो आउटस्टैंडिंग है 90 दिन से ज्यादा, उसको भी एनपीए में क्लासिफाई करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, डेरिवेटिव यानी कि फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप। तो डेरिवेटिव्स में इफ द ओवरड्यू रिसीवेबल्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू, अगर पॉजिटिव मार्क टू मार्क वैल्यू है ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड ड्यू डेट फॉर पेमेंट। पॉजिटिव का मतलब है मेरा प्रॉफिट है और 90 दिन तक वो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं मिलता है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, हम एनपीए के लिए क्लासिफाई कर देंगे। बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट ऑफ एनपीए only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter। क्वार्टर यानी कि कोई त्रैमासिक खत्म हो गया है, बैंक को क्लासिफाई करना है अकाउंट में ओनली अगर इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर्विस्ड फुल्ली। जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है क्वार्टर में वो भी पूरा सर्विस नहीं किया गया है 90 दिन में। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसेट एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकवरी के रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा यहां पर। देन अब आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस की बात कर रहा था ना, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझिएगा। आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट कब कहलाता है, तो एक्सीडिंग सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर। सैंक्शन लिमिट का मतलब है कैश क्रेडिट की एक लिमिट दी है ना, उस लिमिट से ज्यादा पैसा आपने निकाल लिया अगर, तो याद रखिएगा when the outstanding balances in the account remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power। जो सैंक्शन लिमिट है या ड्राइंग पावर यानी कि पैसे निकालने का आहरण क्षमता बोलते हैं इसको, ड्राइंग पावर। तो क्या याद रखिएगा ये रिमेन्स कॉन्टिन्यूअसली, लगातार क्या है, एक्सेस सैंक्शन। ठीक है, दूसरा व्हेन सैंक्शन लिमिट बट नो क्रेडिट्स। समझिएगा यहां पर क्या कह रहा है, इवन इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यानी कि बकाया पैसा आपका वो सैंक्शन लिमिट से कम है, ड्राइंग पावर से कम है, लेकिन अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर घोषित हो जाएगा कब,
देर आर नो क्रेडिट्स कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज, 90 दिन तक। आउटस्टैंडिंग तो है यहां पर, लेकिन सेंशन लिमिट से कम है, ड्रॉइंग पावर से कम है, बट 90 दिन तक कोई क्रेडिट नहीं आई है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। और क्रेडिट्स अगर आई है तो वो जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। पता चला ब्याज लगा था 100 रुपए और क्रेडिट आई यहां पर 80 रुपए, तो जितना ब्याज लगा उतना भी क्रेडिट नहीं आया। एक तो है क्रेडिट नहीं आई है 90 दिन तक, दूसरा अगर आई भी है तो उससे ज्यादा अगर ब्याज चार्ज हो गया तो ऐसे अकाउंट को कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करते हैं। ये आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस का मतलब। ओवरड्यू का मतलब यही है ड्यू डेट से ज्यादा समय बीत जाना, इसको हम ओवरड्यू कहते हैं। ठीक है, एंड एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। तो ओवरड्यू का मतलब क्लियर है आपको। अब इनकम रिकॉग्निशन रूल, यानी कि कब मेंशन करेंगे हम इनकम में। जैसे अगेन ऑब्वियसली 2 तारीख को इंस्टॉलमेंट मिलनी है और स्टैंडर्ड एसेट है तो हम 2 तारीख को मेंशन कर देंगे ये पैसा हमें रिसीव हो गया, भले वो रिसीव बाद में हो। तो इनकम को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन रूल का मतलब है इनकम को कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर वो स्टैंडर्ड एसेट है। लेकिन अगर उसका क्लासिफिकेशन एनपीए में हो गया है तो इनकम को रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब आपको रिकवरी मिलेगी, जब वाकई में एक्चुअल पैसा आपको मिलेगा तब रिकॉग्नाइज करोगे। तो वही यहां पर लिखा है, द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन हैज टू बी ऑब्जेक्टिव and based on the record of recovery. Internationally, income from non-performing asset is not recognized on a accrual basis, but is booked as income only when it is actually received. जो कहानी मैंने आपको बताई, जब रिसीव होगी तभी इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। Therefore, the banks should not charge and take to income account interest on any NPA. ये बात ध्यान रखिएगा। However, interest on advances against term deposits, NSCs, IVPs, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and life policies may be taken to income account on the due date provided adequate margin is available in the account. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ठीक है, अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। एडवांस आपको मिला है लेकिन टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में, या एनएससी के, ये लाइफ पॉलिसीज, तो ये आपके पास एक तरीके से कोलेटरल हैं। तो एडिक्वेट मार्जिन अगर अवेलेबल है तो आप इनकम को रिकॉग्नाइज कर दोगे, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए, ये जितना कुछ मैं आपको करा रहा हूं उससे बहुत एक लॉन्ग वर्जन आपको देखने को मिलेगा रीलोडेड सीआईबी बैच में। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 में सीएआईआईबी एग्जाम को क्लियर करने की, तो दिस बैच इज फॉर यू। ठीक है, रीलोडेड सीएआईआईबी बैच, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है, फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन यानी कि पूरी थ्योरी की क्लासेस, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से करा दूंगा जैसे अभी करा रहा हूं। एमसीक्यू, केस स्टडी बैच, ये पूरा का पूरा बनाया गया है जहां पर, ठीक है, इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है 2499 रुपीज। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो रिवर्सल ऑफ इनकम, रिवर्सल ऑफ इनकम कब करेंगे, वापस कब मांगेंगे। तो इफ एनी एडवांस, कोई भी इंक्लूडिंग बिल परचेज या डिस्काउंटेड है, बिकम्स एनपीए एज एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, किसी भी समय, जो क्लोज ऑफ एनी ईयर है ना, वर्ष, एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, जो कि अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट इन द करेस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर इफ द सेम इज नॉट रियलाइज्ड। ऑब्वियसली वसूल नहीं हुई है, रिकॉग्नाइज में आपने कंफर्म कर दिया था, लेकिन वसूल नहीं है तो इसको रिवर्स करोगे। दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट्स टू, जो सरकार के द्वारा गारंटी दिए गए अकाउंट्स हैं उसमें भी अप्लाई होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, non-performing assets, fees, commissions and similar income that have accrued, अगर उनको वसूली में दिखा दिया गया था, cease to accurate the current period and should be reversed or provided for with respect to past periods too if uncollected। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। लीज्ड एसेट्स की बात करें, लीज्ड का मतलब क्या है, जो पट्टे पर दी गई हैं एसेट्स, उनसे भी इनकम रिकॉग्नाइज होगी ना। तो पट्टे वाला क्या सिस्टम है, द फाइनेंस चार्ज कंपोनेंट ऑफ अ फाइनेंस इनकम एज डिफाइंड इन एज 19 लीज issued by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India on the leased assets which has accrued and was credited to income account before the asset became non-performing।
नॉन परफॉर्मिंग के पहले रिकॉग्नाइज किया था एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड वसूली नहीं हो पाई शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो इनको भी रिवर्स करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुत लीज्ड एसेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, यहां पर लीज्ड एसेट के बारे में मेंशन किया गया है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीएज, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए, ध्यान रखिएगा यहां पर। दोस्तों बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी। एप्रोप्रिएशन का मतलब एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है समझिएगा। तो इंटरेस्ट रियलाइज्ड ऑन एनपीए, जो भी इंटरेस्ट रियलाइज हो जाएगा एनपीए पर, मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट, अब उसको इनकम अकाउंट पे ले जाएंगे, प्रोवाइडेड द क्रेडिट्स इन द अकाउंट्स टुवर्ड इंटरेस्ट एंड नॉट आउट ऑफ फ्रेश या एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज सैंक्शन टू द बोरोवर कंसर्न्ड। ऑब्वियसली कोई फ्रेश या एडिशनल क्रेडिट्स तो उसको देनी नहीं है, ठीक है। तो गेन याद रखिएगा, ठीक है, इनकम अकाउंट में ही हम ले जाएंगे उसको, दैट्स इट। इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर, अगर क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीएज टुवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू, बैंक क्या करेंगे, शुड अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन सा, एंड एक्सरसाइज द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बैंक को एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस अपनानी है, उस यूनिफॉर्म प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन। अब एसेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैटेगरी ऑफ एनपीए की बात करते हैं। कैटेगरी ऑफ एनपीए में तीन चीजें आती हैं, याद रखिएगा। इसके पहले भी एक एसेट होती है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये होता है जो भी ऐसे लोन या एडवांसेस हैं जिन पर ड्यू डेट पर पैसा आपको मिल रहा है। बट अब एनपीए में क्या आती हैं, यही तीन एसेट्स आती हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती हैं, तो अगेन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005 a substandard asset would be one which has remained NPA for, ठीक है, which has remained NPA period less than or equal to 12 month. In such cases the current net worth of the borrower oblique guarantor। समझिएगा यहां पर ये बताया जा रहा है 90 दिन के बाद तो एनपीए में क्लासिफाई हो गई, लेकिन एक साल तक वो एसेट्स क्या कहलाती हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाती हैं। एक साल तक, एक साल के बाद वो कहां पर आ जाती है, डाउटफुल में। विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005 an asset would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of 12 months। substandard में रह गई, substandard में 12 month का टाइम पूरा कर लिया, फिर a loan is classified as doubtful, has all the weaknesses inherent in the assets, अब सारी weaknesses उसके अंतर्गत हैं, that were classified as substandard with the added characteristics that the weaknesses make collection or liquidation in full, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ करेंटली नोन फैक्ट्स, कंडीशंस एंड वैल्यू हाईली क्वेश्चनेबल एंड इम्प्रॉपर डाउटफुल। यानी कि डाउटफुल में जब कोई एसेट्स आएगी, ऑब्वियसली उसमें वीकनेसेस तो पहले से ही हैं, अब उन वीकनेसेस में और चीजें जुड़ गई हैं, यानी कि अब डाउट है, ठीक है,
अब ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी वगैरह है तो कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है तो अगेन पूरा पैसा चला जाएगा। तो वो क्वेश्चनेबल फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है, डाउटफुल, यानी कि अब क्वेश्चन लग गया, सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बन सकती थी, डाउटफुल में आ गई, क्वेश्चन बन गया। लॉस एसेट्स वो होती हैं जिन पर लॉस को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, या तो उस बैंक के द्वारा जिसने वो लोन या एडवांस दिया है, या तो ठीक है एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इंस्पेक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग, जहां पर आइडेंटिटी, लेकिन राइट ऑफ नहीं किया गया है पैसा, ठीक है। अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ होली और पार्शली, इन अदर वर्ड सच एन एसेट इज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल, इस एसेट्स को अनकलेक्टेबल यानी कि वसूली नहीं हो पाई, एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इज कॉन्टिन्यूएंस एज अ बैंकेबल एसेट्स इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सॉल्वेजेस और रिकवरी वैल्यू, कुछ सॉल्वेजेस या रिकवरी वैल्यू है तो भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब राइट ऑफ का मतलब यह है कि हम उसको बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं, बाद में राइट ऑफ करके हटाते हैं। अमाउंट अकाउंट्स विद टेम्परेरी डिफिशियंसीज, इसका मतलब क्या है, बहुत कम अगर डेफिशिएंसी यानी कि कमियां हैं तो क्या होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसेट एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, जो एसेट का क्लासिफिकेशन होता है वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पर बेसिस होता है। अब बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस, कोई बैंक क्लासिफाई नहीं करेगा किसी एडवांस को एनपीए में मेरली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम डिफिशियंसीज, अगर कुछ कमियां हैं तो एनपीए में क्लासी नहीं करोगे, जैसे विच आर टेम्परेरी इन नेचर, जो कि कम समय के लिए, सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्राइंग पावर, एडिक्वेट ड्राइंग पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट, यानी कि स्टॉक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग लिमिट टेम्पररली, ठीक है, बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्सीड कर रहा है लिमिट्स को, लेकिन टेम्पररली, कुछ समय के लिए। नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, किसी ने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया है, ठीक है, एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ द लिमिट्स ऑफ द ड्यू डेट्स, ठीक है, ड्यू डेट्स पर लिमिट्स को रिन्यू नहीं किया गया, तो ये छोटी डिफिशियंसीज हैं, बताया गया है। इन टेम्परेरी डिफिशियंसीज के आधार पर आप एनपीए में एसेट्स को क्लासिफाई नहीं करोगे, एनपीए में क्लासिफाई करोगे रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पर। देन अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, जो एनपीए में क्लासिफाई हुए क्या वो अपग्रेड हो सकते हैं? यस, इफ एरियर्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोवर, भाई ऑब्वियसली उसने नहीं चुकाया तो अगेन 90 दिन के बाद ओवरड्यू के हुए तो एनपीए में क्लासिफाई हो गए, लेकिन उसने चुका दिया तो चुकाने के बाद क्या हो जाएंगे? क्लासिफाइड एज एनपीए, ये सब स्टैंडर्ड बन जाएंगे। द अकाउंट शुड नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग और मे बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड अकाउंट या स्टैंडर्ड एसेट, ऑब्वियसली हो जाएगी। अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट का मतलब यह फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की बात हो रही है, तो द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोड अकाउंट वेयर आर सॉलिटरी और अ फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। कुछ रिकॉर्ड अगेन आप देखते हो ना, मार्च वगैरह में बड़ा वसूली किया जाता है, तो मार्च वगैरह में वसूली करके फ्यू क्रेडिट्स आपको मिल गई, सॉलिटरी आपको मिल गई, ठीक है, तो याद रखिएगा शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड विदाउट स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी वेयर द अकाउंट इंडिकेट इनहेरेंट वीकनेसेस, इनहेरेंट यानी कि अगेन वही याद रखिएगा चली आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल द अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एन एनपीए, ठीक है, तो करेंगे। इन अदर जेन्युइन केसेस द बैंक मस्ट फर्निश सेटिस्फैक्टरी एविडेंस टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स अबाउट द मैनर ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ द अकाउंट्स टू इलिमिनेट डाउट्स ऑन देयर परफॉर्मिंग स्टेटस, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका एसेट का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको समझाया। कहीं पर कोई भी डाउट है तो अगेन टेलीग्राम ग्रुप पर चैट आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम से आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइएगा और जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ बैचेज इस समय चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप pw.live में आइएगा और सीधे गवर्नमेंट एग्जाम में आइएगा, JIB CIB में आइएगा, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रीलोडेड बैच के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है, CIB का महापैक, ठीक है, जो कि अगेन महापैक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलिडिटी के साथ में आता है, आप CIB के लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं। मैं रीलोडेड बैच की बात आपसे कर चुका हूँ, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और इंडिविजुअल बैचेस भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो विजिट कर लीजिएगा यहाँ पर और आपको सारे बैचेस लेटेस्ट, ठीक है, जैसे CIB का फाउंडेशन बैच चल रहा है,
ठीक है। JIB में अगर आपका कोई जानकारी वाला है तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, जैसे JAIIB, AFM, ठीक है, ऐसे CIB के भी बैचेस हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे जो कुछ भी इस समय चल रहे हैं। जैसे मेरा BFM का कोर्स है, आप ले सकते हैं, 799 में दिसंबर 2025 के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसे ही और कोर्सेज के लिए जुड़े रहें हमसे, ठीक है। और अगेन हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तो जरूर आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू।